हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे एक ऐसी कंपनी का ईएमएस प्लेयर का जो कि आपको डिफेंस में भी डील करती है, एरोस्पेस में भी करती है। वो कंपनी आज के टाइम पे सबसे छुपी हुई है। उस कंपनी का नाम है साइन डीएलएम और ये हो सकता है कि ये कंपनी ईएमएस सेक्टर का एक नया मल्टी बैगर बन के उभरे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के लिए ईएमएस सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे एरोस्पेस हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, मेडटेक हो गया, डिफेंस हो गया। ठीक है, अगर आप एरोस्पेस एंड डिफेंस को ऐड कर दो तो इनका टोटल बिजनेस इन दोनों सेक्टर से बस आता है 45% के आसपास का। एंड थर्ड है इनका, आप देख लो तो मेडटेक। मेडटेक भी एक हाई मार्जिन सेगमेंट है। और मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं कि ये लोग एक्चुअली में बनाते क्या है। जैसे आप अगर एरोस्पेस में आओगे तो कॉकपिट का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम वगैरह होता है वो ये लोग करते हैं। देन को फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, पावर मैनेजमेंट, और टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कितना है आपको इस पार्टिकुलर सेक्टर से 37% का। गुड, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल से देखिए, कंट्रोल सिस्टम, हाई प्रिसीजन इलेक्ट्रिक मोटर्स, देन स्मार्ट फैक्ट्री सेंसर्स वगैरह ये लोग बनाते हैं। मेडटेक में अगर आओगे तो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, बैटरी मैनेजमेंट फॉर पोर्टेबल डिवाइस एंड इमेज सब सिस्टम। डिफेंस में देखिए, सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम ये सब डिमांड में है। रडार इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी डिमांड वाला चीज है। मिसाइल सब सिस्टम ये भी डिमांड में है। और डिफेंस आज के टाइम पे बहुत ग्रोथ में है। तो दिस कैन बेनिफिट दिस कंपनी। आपको ये बात समझना पड़ेगा, मेडटेक हाई मार्जिन, डिफेंस में अच्छा खासा मार्जिन होता है, एरोस्पेस में भी ठीक ठाक मार्जिन। तो आज के टाइम पे मैनेजमेंट आपको हाई मार्जिन वाला इंडस्ट्री में काम कर रही है इन ईएमएस सेक्टर, ये बात आप ध्यान दीजिए। और इनका टोटल एरोस्पेस प्लस डिफेंस से कंट्रीब्यूशन है 45% का, विच इज गुड। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ कोर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। पीसीबीए, बॉक्स बिल्ड एंड ओडीएम। तो पीसीबीए क्या हुआ? पीसीबीए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली। देखिए, आपके अगर फोन के अंदर देखे होंगे या डेस्कटॉप के अंदर वगैरह देखे होंगे तो एक ग्रीन कलर का बोर्ड टाइप का होता है। उस पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगाया जा होता है, जैसे कि रजिस्टर्स लगाते हैं लोग, कैपेसिटर लगाते हैं। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को लगाना इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली। तो देखिए, यहां पे दिमाग चाहिए नहीं चाहिए, यहां पे आपको क्रिएटिविटी चाहिए नहीं चाहिए। तो ये वाला जो सेगमेंट होता है इसमें आपको कम मार्जिन होता है। वहीं बॉक्स बिल्ड में क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली प्लस उसके ऊपर कैबिनेट लगा देना, डिस्प्ले लगा देना। ठीक है, ये सब हो गया बॉक्स बिल्ड। उसको बॉक्स के तरह दे देना, स्क्रीन वगैरह लगा देना, टेस्टिंग करना, देन एडिंग वायर्स, ये सब हो गया। ठीक है, समझ गए ना। एंड थर्ड आता है ओडीएम। देखिए, बॉक्स पीसीबीए जो है, यहाँ पे पीसीबीए क्या है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। उसका कोई डिजाइन बनाया होगा कि यहाँ पे ये चीज जाएगा, यहाँ पे रजिस्टर्स लगेगा, यहाँ पे कैपेसिटर लगेगा। जैसे अपना घर का ना डिजाइन होता है कि यहाँ पे आपको किचन होगा, यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे मेन बेडरूम होगा। तो ऐसे ही समझ लीजिए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का भी एक वो होता है डिजाइन, जो उसको कोई होता है जो उसको डिजाइन करता है कि यहाँ पे ये कंपोनेंट लगना चाहिए ताकि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड अच्छे से काम करे। तो ओडीएम मतलब हुआ कि वो डिजाइन करना कि कौन सा कंपोनेंट पीसीबी में कहां पे लगना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पे देखो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होगा तो वहां पे क्या होगा, हाइयर मार्जिन आएगा। क्योंकि टफ है थोड़ा सा, जो काम थोड़ा टफ होता है उसमें थोड़ा मार्जिन ज्यादा होता है। ये बात समझ लीजिए। पीसीबीए में क्या है, इनको मशीन्स खरीदना पड़ेगा महंगा महंगा, लेकिन ये काम कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। क्या है कि पीसीबी दिया गया है, वो धीरे धीरे कंपोनेंट वगैरह जोड़ेगा, तो कोई क्रिएटिविटी वाला काम नहीं है ना ये। तो इतना ये समझ लीजिए, पीसीबी है लोएस्ट मार्जिन, बॉक्स बिल्ड उससे थोड़ा ऊपर ही, क्योंकि पीसीबी के ऊपर आपको थोड़ा सा कवरिंग वगैरह चढ़ाना हो गया, कंपोनेंट वगैरह लगाना हो गया। ओडीएम आपको हाईएस्ट मार्जिन है। और ये आपको समझ लो तो जो भी कंपनी अपना ओडीएम का शेयर बढ़ाएगी, जैसे आप देखे होंगे रिसेंटली केसटेक ने अपना ओडीएम का शेयर बढ़ाया, तो उससे क्या हुआ, उनका एबिटा मार्जिन बढ़ा, तो उनका प्रॉफिट बढ़ा। तो जो भी कंपनी अपना ओडीएम का शेयर बढ़ाएगी बिजनेस में, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। ये चीज आप समझ लो। देन दो और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। साइन डीएलएम ना ऐसा नहीं बोलती है ओडीएम, ठीक है, वो ओडीएम पीसीबीए ये सब नहीं बोलते। वो क्या बोलते हैं, दो नाम, वो नाम देंगे आपको, बिल्ड टू प्रिंट, बिल्ड टू स्पेक। देखिए, बिल्ड टू स्पेक में क्या होता है ना, आप क्लाइंट के साइंट की तरफ से समझिए। साइंट क्या होगा कि कोई क्लाइंट आएगा साइंट के पास, साइंट को बोलेगा कि हमको ये काम करना है, तुम इसके लिए डिजाइन बना दो। ठीक है, और दूसरा काम क्या होगा कि साइंट जाएगा किसी कंपनी के पास ये डिजाइन लेके कि देखो, फॉर एग्जांपल रडार सिस्टम रहता है, ऐसा मैंने कुछ रडार सिस्टम के लिए आपको डिजाइन बनाया हुआ है, आप देख लिया आपको पसंद है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइंट ने खुद क्रिएट किया है, साइंट डीएलएम ने, और जाके दूसरे को सेल कर रही है। दैट इज बिजनेस टू स्पेक। ठीक है, और ओडीएम में यही फर्क होगा कि ये साइन डीएलएम के हिसाब से कि उनको कोई बिजनेस बोलेगा कि तुम मेरे लिए डिजाइन बनाओ, यहां पे ये खुद डिजाइन बना के जाएंगे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। दिस इज बिजनेस टू स्पेक।
और बिजनेस टू प्रिंट में क्या है, यहाँ पे क्लाइंट गिव्स द ब्लूप्रिंट, क्लाइंट टेल यू व्हाट टू बाय, दिस इज नॉट ईडीएम, इट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इस स्लाइड को थोड़ा रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो बिल्ड टू स्पेक में क्या होगा, इनको ज्यादा मार्जिन मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये खुद पहले डिजाइन बना रहे हैं तब जा रहे हैं बेचने के लिए, यहाँ पे क्लाइंट इनको ब्लूप्रिंट दे रहा है, दैट्स ऑल। तो एक तरह से आप बिल्ड टू स्पेक को ओडीएम समझ सकते हो, लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्टली ओडीएम, ऐसा साइन डीएलएम का मैनेजमेंट बोलती है, लेकिन मुझे तो ये ओडीएम ही लगता है। देन बिल्ड टू स्पेक आपको हो गया पीसीबी बॉक्स बिल्ड टाइप का काम, ठीक है। What is Altec and its role? Altec Electronics एक कंपनी है जिसको साइन डीएलएम ने एक्वायर्ड किया है और ये यूएसए में है। तो इससे इनको क्या फायदा होगा? इट गिव्स साइंड अ फिजिकल फैक्ट्री इन द यूएसए। तो टैरिफ वाला जो इशू है उससे इनको प्रोटेक्शन मिल जाता है, लोकल फॉर लोकल, टैरिफ शील्ड, फाइनेंशियल। इट करंटली कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द रेवेन्यू बट एट हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट। आज के टाइम पे इसका इबिटा मार्जिन ज्यादा नहीं है, जिसके वजह से साइंड का ओवरऑल मार्जिन घट रहा है, पर इनका फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जा सकता है, ऐसा मैनेजमेंट का बोलना है। देन आते व्हाई अंडर परफॉर्मेंस। देखिए इनका ना बेल के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आपको एक प्रोजेक्ट चल रहा था जो कि बहुत बड़ा साइज में था, जो कि इनका आप समझ सकते हो कि ऑर्डर को इंपैक्ट किया, थोड़ा टाइम लगा, मार्जिन कम था, ठीक है। तो आप पूछोगे इन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट लिया क्यों? क्योंकि इससे क्या हुआ ना, इनका रिलेशनशिप डिफेंस में अच्छा बिल्ड हुआ, तो फ्यूचर में जाकर इनको अच्छा ऑर्डर मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। एक बार अगर आप किसी के साथ काम कर लो, ट्रस्ट जीत लो, तो वो बार बार आपको ऑर्डर्स देंगे। और ये है डिफेंस, डिफेंस में ट्रस्ट इज बिगेस्ट थिंग, ठीक है, ये बात आप समझिए। तो यहां पे इनको एडवांटेज हो जाता है। फिर अगर आप यहां पे देखोगे तो उन्होंने लिखा हुआ है द क्वालिटी ओवर क्वांटिटी डिफेंस, मैनेजमेंट आर्ग्यूज रेवेन्यू ग्रोथ इज स्लो बट बिजनेस क्वालिटी इज इंप्रूविंग। इनका मार्जिन डे बाय डे बढ़ रहा है, ये आप इनके रिजल्ट से भी देख सकते हो, लेकिन इनका बोलना है कि बाय Q4 एंड FY27 में ज्यादा अच्छे से होगा। और इनका क्या बोलना है कि रिसेंटली इन्होंने आपको मेडिकल इंडस्ट्रियल में हाई मार्जिन कुछ ऑर्डर्स वगैरह जीता है, उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। ये सब आप एक बार पॉज कर लो और पढ़ लो। सीन वही है कि इनका बेल का ऑर्डर था, जिसके वजह से इनका थोड़ा क्या हुआ, डिले हुआ और थोड़ा रेवेन्यू वगैरह पे इंपैक्ट पड़ा, लेकिन ये रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते थे तो वो किया इन्होंने, दैट्स ऑल। हाई बेस इफेक्ट इसको ये बोलते हैं। अब हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं व्हाई अंडर परफॉर्मेंस होती है। यहाँ पे एक टर्म है जेस्टेशन लैग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, टाइमिंग इशू बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं। पहला बात यहाँ पे ये है कि न्यू विन जो ये है जीते हैं रिसेंटली ऑर्डर्स वगैरह, ये आपको लार्जली बिल्ड टू स्पेक। और बिल्ड टू स्पेक में क्या होता है कि पहले इनको डिजाइनिंग वगैरह करना पड़ता है, प्रोटोटाइपिंग वगैरह करना पड़ता है, तब ये बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये थोड़े कॉम्प्लेक्स एक्सपोर्ट ऑर्डर है, तो थोड़ा इनको टाइम लगेगा प्रोटोटाइपिंग वगैरह करने में, दैट्स इट। और इनका क्या बोल रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम न्यू B2S ऑर्डर्स विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम Q4 एंड FY27। और इनका ये भी बोलना है कि Q4 में हम लोग ठीक ठाक ऑर्डर बुक डिलीवर करेंगे। मैं आगे में ये बात आपको दिखाऊंगा। इजराइल का इंपैक्ट देखिए, रिसेंटली ना आपको मिडिल ईस्ट में डिसरप्शन वगैरह हुआ है, ईरान इजराइल का तो आपको पता ही होगा सीन क्या हुआ है, तो उस वजह से थोड़ा आपको डिसरप्शन वगैरह हुआ है। और इनका इजराइल आपको एक ठीक ठाक क्लाइंट है, ठीक है, बट लेकिन साइड डीएलएम का क्या बोलना है कि वी आर बॉटमिंग आउट, अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं, जो हमारा लार्ज बड़ा ऑर्डर था उसे हम डिलीवर कर चुके हैं और आगे सब कुछ ठीक होने वाला है। ये मैनेजमेंट Q2 से ही बोल रही है कि Q4 में हमारा ठीक होने वाला। उन्होंने ये नहीं बोला था कि Q3 में ठीक होगा, Q4 में ठीक होगा। और मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि जो हम लोग FY25 में नंबर डिलीवर किए थे वो हम FY26 में करेंगे। इसके हिसाब से इनका 600 करोड़ का रेवेन्यू बनता है Q4 में अकेले। मैं आगे आपको डिटेल में कैलकुलेशन वगैरह दिखाऊंगा। अब आते ऑर्डर बुक एंड ग्रोथ मैट्रिक्स पे बात कर लेते। तो आज के टाइम पे इनके पास 2349 करोड़ का ऑर्डर बुक है, ठीक है। और इनका क्या हुआ है कि ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक है और इनका ऑर्डर बुक क्वार्टर ऑन क्वार्टर 58 करोड़ से बढ़ा है। और इनका बुल टू बिग रेशियो आज के टाइम पे 1.27 का है। तो ऑर्डर बुक ठीक ठाक है। मैनेजमेंट का ये बोला था कि Q3 में थोड़ा कम रहा, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग बिग ऑर्डर्स इन Q4। देखिए आगे क्या होता है, पता चलेगा जब मैनेजमेंट जैसे जैसे हमें इन्फॉर्म करेगी। आज के टाइम पे यही है कि 2349 करोड़ का है। मैनेजमेंट इज हाईली कॉन्फिडेंट ऑफ न्यू ऑर्डर्स एंड कॉन कॉल में इन्होंने ये भी बताया कि हमने एक सेल्स टीम हायर किया है एंड वी विल बी यूजिंग देम फॉर गेटिंग मोर ऑर्डर्स, ठीक है।
कैपेक्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इनका क्या बोलना है, क्या ये नया कैपेक्स कर रहे हैं? तो मैनेजमेंट का ये बोलना है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उससे हम डबल रेवेन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक डबल रेवेन्यू नहीं हो सकता है मे बी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, तब तक हम नया कैपेसिटी एक्सपेंड करने का नहीं देख रहे हैं, ये मैनेजमेंट का बोलना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट। तो साइन डीएलएम का आज के टाइम पे 14% रेवेन्यू सिर्फ डोमेस्टिक आता है, एंड इनका मेजर जो रेवेन्यू आपको आपको बाहर से आता है, जैसे यूएस हो गया, यूरोप हो गया, इजराइल हो गया, ऐसे जगह से आता है। देन यहाँ पे आप देखोगे डीलिंग विद टैरिफ्स। तो टैरिफ का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ऑल्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स इनका एक कंपनी है जिनको इन्होंने एक्वायर किया यूएस में, तो दे कैन हेल्प देम। पहली बात तो डील करने के लिए टैरिफ्स। सेकंड चीज क्या है कि China+1। तो China+1 से इंडियन कंपनीज को काफी एडवांटेज है, क्योंकि चाइनीज कंपनी चाइना में जो कंपनी मैन्युफैक्चर करवाती है अपना सामान, वो चाहती है चाइना से निकले, क्योंकि यूएस नहीं चाहता है उनकी कंपनीज का चाइना पे डिपेंडेंसी हो। इंडिया पे वो बर्दाश्त कर लेंगे, चाइना पे नहीं, क्योंकि चाइना उनको आंख दिखाने लग गया आज के टाइम पे, ठीक है। तो उसकी वजह से इंडिया को टेम्पोरली फायदा हो सकता है। ये टैरिफ वगैरह वाला इशू थोड़ा ठीक हो जाए, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि मे बी दे हैव फाउंड आउट ए वे थ्रू अल्टेल इलेक्ट्रॉनिक्स की वो टैरिफ से डील कर लेंगे। इनका ऑर्डर बुक आगे का 12-13% के मार्जिन के आसपास का है, तो वहां से भी ठीक ठाक हमें विजिबिलिटी मिलती है। देन इनका फ्यूचर आउटलुक एंड कंपटीशन वगैरह देख लेते हैं। फ्यूचर आउटलुक देखोगे तो रेवेन्यू टू ग्रोथ इन Q4 FY26 एंड FY26 न्यू ऑर्डर डिलीवर्ड, ये आपको डेट इज पहले का था, लेकिन रिसेंटली जो कॉन्क्लासो मैनेजमेंट ने क्या बोला है कि Q4 FY26 में हम इतना रेवेन्यू जरूर करेंगे कि हम FY25 का ओवरऑल रेवेन्यू को मैच कर सके, जो मुझे समझ में आया। एंड सेकंड मैनेजमेंट ने क्या बोला कि FY27 में 20 से 25% तो उसके ऊपर हम कर सकते हैं आराम से, हमारे पास इतना ऑर्डर है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिगर ऑर्डर्स इन फ्यूचर, ठीक है। एबिटा मार्जिन मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि डबल डिजिट हम कर लेंगे, मिड टीन्स के आसपास, दैट इज 12-13% का हम लोग एबिटा मार्जिन करेंगे, क्योंकि हमारा बिल्ड टू स्पेक वाला ऑर्डर ज्यादा है, आज ठीक ठाक ग्रो हो रहा है, ठीक है। देन सेक्टोरल टेलविंड, तो मेडटेक में आपको क्या है, एजिंग पॉपुलेशन है तो मेडटेक का आपको रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। देन एरोस्पेस तो आपको पता ही है, ट्रैवल डिमांड वगैरह रिज्यूम हो रहा है, तो उससे यहाँ पे इनको काफी पुश मिलेगा। इंडस्ट्रियल 4.0 स्मार्ट फैक्ट्री एंड डिफेंस में तो आपको पता ही है, डिफेंस में भी ठीक ठाक पुश आने वाला है इंडिया में। एक्चुअली इंडिया में क्या ग्लोबल पुश आने वाला है डिमांड से, तो इनको भी ठीक ठाक फायदा हो सकता है। डिफेंस देयर 8% है इनका रेवेन्यू का, हो सकता है आगे जाके बढ़े, बेल से इन्होंने ठीक ठाक रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया होगा, तो देखिए आगे क्या होता है। अब हम आते हैं इनके थोड़े कंपटीशन वगैरह का देखते हैं। तो डिफरेंट सेक्टर में ना डिफरेंट, देखिए इंडिया में डिफरेंट कंपनी, जैसे आपको केंस हो गया, देन डिक्सन हो गया, देन आपको सिरमा हो गया, देन आपको साइन डीएलएम हो गया, एवलॉन हो गया। ऐसा नहीं है कि सब एक ही काम करते हैं। डिक्सन मुझे सबसे अलग लगती है, वो तो फोन वगैरह बनाती है, उसमें ज्यादा ये लोग नहीं है, थोड़ा बहुत सिरमा का उससे इंटरसेक्शन है, पर सब थोड़ा थोड़ा अलग है। ऐसा नहीं कि टोटली कॉम्पिटिटिव एक दूसरे के, इस काम के लिए कोई और कंपटीटिव होगा, उस काम के लिए कोई और। जैसे यहाँ पे आप देखोगे केस्टेक इनका इंडस्ट्रियल के लिए कंपटीशन है, ठीक है। सिरमा में कंज्यूमर इंडस्ट्रियल एग्रेसिव। देन आप डीसीएक्स देखोगे तो इनका डिफेंस और एरोस्पेस में कंपटीशन है इनसे, ठीक है। एवेलोन का यूएस प्रेजेंस वगैरह हो गया, ये इनका ग्लोबल आपको कंपटीशन सब ये देख लीजिएगा। अब हम लोग कुछ फाइनेंशियल हेल्थ एंड रिस्क स्नैपशॉट्स वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कैश फ्लो, तो कंपनी का जो कैश फ्लो है ये पॉजिटिव है 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स है, विच इज गुड। देखिए मैं एक बार बताता हूँ, कैश फ्लो पॉजिटिव होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब कोई कंपनी ग्रोथ पे होती है ना, तो उनका कैश फ्लो निगेटिव होना ही होना है, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल। अगर कोई कंपनी 70-80% से ग्रो कर रही है तो उनका कैश फ्लो निगेटिव होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप इतिहास उठा के देख लो कंपनी का, जो भी कंपनी बहुत मल्टीबैगर बनी है, जब तक वो मल्टीबैगर बन रही थी, शेयर प्राइस चल रहा था, तब तक उसका कैश फ्लो आपको उतना अच्छा नहीं होगा। जब वो बड़े बड़े ऑर्डर्स आपको रिफ्लेक्ट होने लगे रेवेन्यू में, तब उनका जाके कैश फ्लो पॉजिटिव होगा, ठीक है। आप देख लो जाके, ये आपको मैक्सिमम ईपीसी कंपनी में दिखेगा सोलर सेक्टर में, ठीक है। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में आप देखो रिसीवेबल डेज स्टेबल एट 76 डेज, तो वो भी यहाँ पे ठीक है। इन्वेंट्री भी ठीक ठाक है, तो ये सब कोई बहुत बड़ा कंसर्न का चीज नहीं होता है, बस ट्रैक करते रहिए, थोड़ा एक अच्छा तो वो देता है फील। अगर कैश फ्लो पॉजिटिव है तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग, लेकिन इफ यू आर ट्रैकिंग अ गुड बिजनेस ग्रोइंग एट अ गुड स्पीड, तो कैश फ्लो नेगेटिव होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 रिस्क टू वॉच,
तो पहला हो गया एग्जीक्यूशन गैप। तो इसमें क्या बोला जा रहा है एग्जीक्यूशन गैप में कि जैसे आप देखोगे तो Q3 में उन्होंने 300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया, वेयर ऑर्डर बुक इनके पास 2300 करोड़ का। इसका रीजन यही है कि ये जो आपको ऑर्डर बुक है ये बिल्ड टू स्पेक है, तो ऐसा नहीं कि तुरंत मिला तुरंत सामान जोड़ने लग गया, ऐसा तो काम नहीं है। ये क्रिएटिविटी वाला काम है, तो थोड़ा इनमें प्रोटोटाइपिंग वगैरह करेंगे, फिर डिजाइन वगैरह करेंगे, दिखाएंगे, तब जाके आगे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, जो पॉलिटिकल वोलेटिलिटी, इजराइल इज द की मार्केट और थोड़ा आपको वोलेटिलिटी तो वहां रहता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, इनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कॉस्ट ट्रैक, यूएस का जो सब्सिडी है ऑलटेक इज स्ट्रेटेजिक बट एक्सपेंसिव, क्योंकि अभी भी वो उतना कॉस्ट मतलब क्या होता है इबिटा मार्जिन उतना हाई है नहीं है। रेजिंग यूएस कॉस्ट ओवरहेड वेज ऑन मार्जिन अंटिल वॉल्यूम रैंप्स अप। बेसिकली बोलने का मतलब यही है कि जब तक अल्टेक का वॉल्यूम रैंप अप नहीं करता है तब तक थोड़ा इनका मार्जिन सफर कर सकता है ऑन कंसोलिडेटेड लेवल। ठीक है, भले रेवेन्यू ऊपर दिखेगा लेकिन मार्जिन थोड़ा डाउन हो सकता है। अल्टेक का ऊपर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सब कुछ को कंक्लूड कर देते हैं। तो बेसिकली ये ईयर साइन डीएलएम के लिए एक ट्रांजिशनल ईयर था, इनका बुरा वक्त जा चुका है, अब इनका अच्छा वक्त आ सकता है। तो गुड क्या हुआ यहाँ पे, मार्जिन अब ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑर्डर बुक इज एट रिकॉर्ड हाई। ठीक है, और इनके पास यूएस सील्ड है अल्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। देन द बैड क्या है, बैड है इनका हेडलाइन रेवेन्यू ग्रोथ, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। वर्डिक्ट, ए क्लासिक बॉटमिंग आउट स्टोरी। ठीक है, ये आप यहाँ पे चार्ट पे भी देख सकते हो। अगर आप चार्ट पे जाओगे और साइन डीएलएम का चार्ट अगर आप उठा के देखोगे तो आप एक चीज नोटिस करो, कितना गिरावट आया है। कल अगर देखोगे आई थिंक परसों रिजल्ट का इंपैक्ट आपको यहां पे दिख रहा होगा, तो नीचे गया था शेयर, लेकिन नीचे से कितना ऊपर आया है क्लोजिंग के लिए देखो, लगभग 4% ऊपर आया है। दिस इज अ बुलिश सिंबल। ठीक है, मार्केट नोज, अगर मेरे जैसा रिटेल इन्वेस्टर को पता है ना कि ये बॉटम आउट कर चुका है, तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस को भी ये पता होगा कि दिस शेयर हैज बॉटम डाउन। भले ये पब्लिक को पता नहीं होगा, पब्लिक को ये पता चलेगा आपको 600-700 के आसपास जब इसका न्यूज बनने लगेगा। ठीक है, हम जैसे लोगों को डेट इज रिटेल इन्वेस्टर को पता चलेगा बहुत ऊपर जाने के बाद। मैं आपको क्या बताता हूँ, जेएम फाइनेंशियल का आपने नाम सुना था 78-79 पे, मैंने उसे 78 पे पकड़ा था, मैं उसे 146 पे बेचा, और वो कंपनी कब आया न्यूज में, 140 के आसपास। आज के टाइम पे जेएम फाइनेंशियल गायब है न्यूज से। ठीक है, आज के टाइम पे आप किसी यूट्यूबर को देख रहे हो जेएम फाइनेंशियल पे यूट्यूब बनाते पे, नहीं, 140 पे आपने जरूर देखा होगा। ऐसा ही होता है, अभी इस पे कोई वीडियो नहीं बनाएगा, जब ये आपको 700 चला जाएगा, 600 चला जाएगा। और मैं आपको बताता हूं, अगर मुझे पता है ये बात ना कि ये इसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है Q4 में, दैट मीन्स म्यूचुअल फंड हाउसेज इनको भी पता है, ऑपरेटर्स वगैरह को पता है, तो वो रिजल्ट पहले आने से, अगर मार्केट अच्छा रहा, ये आपको ध्यान पे देना पड़ेगा, अगर मार्केट अच्छा रहा तो ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट आने पहले ही इसे 600 पहुंचा दिया जाए, और जैसे ही रिजल्ट अच्छा है 700 750 पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, ट्रैक करते रहिएगा। इट्स माय क्या बोलते हैं एनालिसिस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूं। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स वगैरह दिखाता हूं। ठीक है, यहां पे चलते हैं, देखते हैं, मैंने कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करके रखा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं Q4 में ये क्या रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि Q4 में ये क्या रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझे तो मैनेजमेंट का बोलना है कि हम लोग एटलीस्ट FY25 इतना रेवेन्यू करेंगे FY26 में। ठीक है, उसके हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू आपको 620 करोड़ बनता है, क्योंकि एक सिंपल सा हिसाब बताता हूं, FY25 में 1520 करोड़ का किया, अगर ये तीनों क्वार्टर को ऐड कर दे तो समथिंग एट 892 करोड़ बनता है। तो अगर मैनेजमेंट अपना टारगेट हिट करती है, दैट मींस उनको Q4 में 620 करोड़ का रेवेन्यू करना है, और 12% मार्जिन के हिसाब से इबिट्टा बनेगा इनका 74 करोड़ रुपीस का। देन आपको अदर इनकम 4 करोड़, ये सब मैंने यहां से ही उठाया है, जो यहां पे आपको नंबर दिखेगा सिमिलर लाइन में मैंने ले लिया है, क्योंकि इनका भले ही रेवेन्यू बढ़ेगा आगे फ्यूचर में, इनका इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ने वाला है क्योंकि नया पैसा नहीं उठा रहे, एंड सेकेंड चीज इनका डेप्रिसिएशन भी नहीं बढ़ने वाला है क्योंकि नया फैक्ट्री तो खोल नहीं रहे हैं, उसी पे काम करेंगे। तो मोर और लेस इंटरेस्ट प्लस डिप्रिसिएशन यही होगा। उसके हिसाब से पीबीटी इनका बनता है 61 करोड़ का, पैट बनेगा आपको 46 करोड़ का Q4 में। यहां आइए आपको मैं कुछ दिखाता हूं। तो हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4x का जंप हो, चलो 40 भी हो गया ना तो 4x का जंप होगा आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड ईयर 50% के आसपास का जंप होगा इनका रिजल्ट में मार्च में। वैसे भी आप देखोगे तो मार्च वाला जो आपको क्वार्टर हो जाता है Q4 इनका थोड़ा हैवी होता है।
तो उस टाइम पे ये कंपनी आपको 30 के पीई पे मिल रहा होगा। 30 पे फॉरवर्ड पी इस कंपनी का बनता है। ये आपको ईएमएस सेक्टर में है। ये कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस के लिए 45% का आज का बिजनेस है इनका। तो आपको लगता है ये कंपनी उस वक्त आपको 368 में मिलेगा अगर मार्केट अच्छा रहा। तो मार्केट अच्छा रहा तो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी अराउंड 600 एटलीस्ट उस टाइम पे। देखते हैं आगे कैसा होता है, गारंटी तो नहीं है, बट जैसा मेरा एक्सपीरियंस था मैं समझाऊं उस हिसाब से अगर मार्केट अच्छा रहा तो मार्केट विल स्टार्ट रिवार्डिंग इट वेरी सुन। आप यहां से समझ सकते हो कि सब कंपनी का शेयर प्राइस आज के टाइम पे गिर रहा है, लेकिन साइन डीएलएम गिरा नहीं खराब रिजल्ट के बावजूद भी, क्योंकि एवरीबडी नोज हु इज ट्रैकिंग दिस कंपनी कि अब इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। आपको यहां से समझना पड़ेगा। ये सब बहुत बुल्लिश कैंडल होता है। 3 दिन से मार्केट जबरदस्त गिर रहा है लेकिन ये कंपनी नहीं गिर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका ग्रोथ वगैरह कुछ कुछ कैलकुलेट करते हैं। यहां पे अगर हम ग्रोथ कैलकुलेट करें यहां पे तो मैंने दो तरीके से ग्रोथ कैलकुलेट किया। वन एज्यूमिंग 20% ग्रोथ, FY27 में मैनेजमेंट ने क्या बोला 20-25% का ग्रोथ हम करेंगे। ठीक है, एंड 12-13% का मार्जिन के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया। अदर इनकम वगैरह मैंने जैसे आपको यहां पे दिखाया तो उधर भी मैंने क्या किया एवरेज वगैरह ले लिया है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको रेवेन्यू बनेगा FY27 में 1824 करोड़ का एज्यूमिंग 20% ग्रोथ, सॉरी तो पैट बनेगा 125 करोड़ का, एपीएस बनेगा 15.84, शेयर प्राइस 386 है तो फॉरवर्ड पी ऑन सेम प्राइस बनता है 23.23 का। एज्यूमिंग कि ये बस 20% ग्रोथ करेंगे और EBITDA मार्जिन 12% होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा टेबल देखते हैं। दूसरा टेबल क्या है कि हमने एज्यूम किया कि 25% ग्रोथ कर सकता है ये कंपनी, और ये डूएबल है। मुझे ऐसा लगता है 25% ग्रोथ कोई बड़ा बात नहीं है इनके लिए, दे कैन डू इट। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो कंपनी का आपको पैट कितना बनेगा 146.25 करोड़ का, और कंपनी का करंट पैट कितना है। करंट पैट के लिए आपको यहां जाना पड़ेगा, यहां आइए पैट टीटीएम देखिए। पैट टीटीएम क्या होता है, लास्ट 4 क्वार्टर्स का पैट। तो कंपनी का आपको FY27 तक पैट 1.78 हो सकता है, 7.8x दैट इज 80% भाग सकता है इस कंपनी का पैट अगले 4 क्वार्टर में। इसका मतलब CAGR कितना बनता है 62% का। पेग रेशियो कितना बना 0.58 का। पेग रेशियो क्या होता है आपको, पेग रेशियो होता है पी रेशियो डिवाइडेड बाय CAGR ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे आज के टाइम पे कितना है आपको पी रेशियो, अगर पी रेशियो आप आकर देखोगे तो 36 के आसपास का, तो 36 को डिवाइड कर दो 62 से, तो इनका पे रेशियो बनता है 0.58। मैंने डिफरेंट कंपनी का एनालिसिस किया, डिक्सन का, केन्स का, सिरमा का था। उस हिसाब से आप देख सकते हो साइन डीएलएम लुक्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, क्योंकि आप ये समझो कंपनी का बुरा वक्त खत्म हो गया, अच्छा वक्त आने वाला है। अच्छा वक्त में कितना अच्छा हो सकता है यू नेवर नो, हो सकता है अगला बुल रन को ये कंपनी लीड करे। गारंटी नहीं ले रहा हूं, मुझे लगता है, मैं बस बता रहा हूं कैसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि ये लीड कर सकती है, लेकिन हाँ ठीक ठाक पैसा जरूर बना सकती है आज के हिसाब से। अगर इनका ऑर्डर बुक अच्छा बिल्डअप हुआ तो मे बी इट कैन लीड। ठीक है, वी डोंट नो आज के टाइम के हिसाब से। एक और मैं आपको ये सारा मेरा टेबल देख लीजिएगा क्या क्या किया है मैंने। ये 25-30% ग्रोथ है, यहाँ पे थोड़ा मैंने क्या किया 13% मार्जिन ले लिया है। ठीक है, तो फॉरवर्ड पी 14 का बनता है विच इज चीप। ये थर्ड टेबल में फॉरवर्ड पी 14 का बनता है फॉर ए कंपनी विच इज वर्किंग इन ईएमएस सेक्टर डीलिंग विद डिफेंस एंड एरोस्पेस। आपको लगता है फॉरवर्ड पी 14 का रहेगा, नहीं, एटलीस्ट 50 के आसपास का भी रहे तो कंपनी में 3.5 गुना का तो रिटर्न बन सकता है FY28 तक। ये मैंने FY28 का कैलकुलेशन किया है एक्चुअली में, एज्यूमिंग कि FY27 में ये 25% का ग्रोथ देंगे, FY28 में 30% का ग्रोथ देंगे, वो डुएबल है। देन आते हैं फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी पे इनका क्या बोलना था, हम रेवेन्यू को डबल कर देंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी अपने पैट को अगले 2 साल 3 महीने में हो सकता है कि 3x कर दे। तो उस हिसाब से CAGR ग्रोथ कितना बनेगा 67% का, तो पेग रेशियो 0.54 का। आपको कोई भी कंपनी आज के टाइम पे जिसपे मैंने एनालिसिस किया है इस सस्ते पेग पे मिली है, साइन डीएलएम जैसी नहीं मिली है ना। और मैंने अभी तक क्या एज्यूम किया है, अधिक से अधिक 25 से 30% का ग्रोथ एज्यूम किया है मोस्टली। अगर दे कैन आउट परफॉर्म इट, दे कैन विन गुड ऑर्डर्स फ्रॉम डिफेंस एंड एक्सपोर्ट, देन दे विल डू फेयरली बेटर देन दिस नंबर। ठीक है, देखिए ट्रैक करते रहिए। आज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अगले 1 साल के लिए तो मुझे अट्रैक्टिव लगती है। अगले 1 साल 2 महीने में ये अपने प्रॉफिट को 70 से 80% बढ़ा सकते हैं विच इज गुड।
गुड किसी एज यार, तो यहाँ पे रिटर्न तो बन सकता है। और उसका सबसे बड़ा आपको उदाहरण मिला होगा जब शेयर प्राइस गिरा रिजल्ट के अगले दिन, तो वो रिकवरी कर गया मार्केट खराब होने के बावजूद। दैट इज अ गुड सिंबल। मैनेजमेंट वाज टू बुलिश इन दिस कॉन कॉल। अब मुझे तो ऐसा लगा कि बुलिश है, देखिए आगे क्या होता है। और हाँ, वन ऑफ माई व्यूअर सेड कि सर मुझे ईएमएस सेक्टर में पैसा लगाना है, तो आप बताइए ऑप्शन क्या है। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि तुमको ईएमएस में पैसा लगाना जरूरी है। अगर तुमको ईएमएस में अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है तो अवॉइड करो ना, क्यों जरूरी है लगाने का, ठीक है। मैं आज के टाइम पे एकमात्र ईएमएस में इन्वेस्टेड हूं, और वो है आपको एसएमई कंपनी में। किसी भी मेन बोर्ड ईएमएस में कंपनी में आपको आज के टाइम पे नहीं हूं। इसका मेन रीजन क्या है, बिकॉज आई एम फाइंडिंग बेटर रीजन, बेटर अपॉर्चुनिटी एल्सवेयर। आज के टाइम पे मुझे 20 के पीई पे कंपनी मिल रहा है, 15 के पीई पे कंपनी मिल रहा है, जो कि आपको 45% 50% से ग्रो कर सकता है। तो मैं वैसी कंपनी को क्यों ना लूं, साइन डीएलएम जैसे कंपनी को ही क्यों लूं। बट अगर ईएमएस सेक्टर में बोलोगे तो यस, दिस कैन लीड। अगर आपको ईएमएस का जिद है तो दिस कैन बी वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी। रिसर्च करके ही लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो ले लो, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कब कंपनी में क्या चेंज हो जाए। हो सकता है अगला क्वार्टर मैनेजमेंट कुछ और आके बोल दे। देयर आर रिस्क एसोसिएटेड विथ एवरीथिंग। आपको ट्रैक करना पड़ेगा, अगर आप लोगे तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। एक बात और बताता हूं, इस कंपनी का आईपीओ प्राइस था 260 का, तो जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह इसमें पैसा लगाए होंगे उनका भी पैसा रिकवरी नहीं हुआ होगा अभी तक। वो भी मौका ढूंढेंगे कि जैसे ही शेयर प्राइस कुछ अच्छा हो, हम शेयर प्राइस को उड़ाए। देखिए, यूनिट डायमेंशनली नहीं होता है हर चीज, बहुत चीज आपको देखना पड़ेगा, बहुत सारा, मतलब क्या बोलते हैं, बस एक चीज सोच के आप नहीं चल सकते हो। बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है, म्यूचुअल फंड का अपना इंटरेस्ट होता है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर का अपना इंटरेस्ट होता है, एचएनआई का अपना इंटरेस्ट होता है यहाँ पे। देन आपको प्रोमोटर का अपना स्वार्थ होता है, प्रोमोटर भी चाहती है मेरे शेयर प्राइस ऊपर रहे। इतने साल से नीचे है तो उनको मौका चाहिए होगा कि शेयर प्राइस उनका ऊपर आए, क्योंकि उनको भी तो अपना हो सकता है थोड़ा शेयर सब ऑफलोड वगैरह करना हो पर्सनल रीजन की वजह से, यू नेवर नो। तो यही था कि मैं आपको थोड़ा लेसन दे दूं मार्केट के बारे में। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा भी लगा हो। और अगर जेन्युइनली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। दिस इज माय एनालिसिस ऑन साइन डीएलएम। आई विल मेक अ कंपैरिजन वीडियो बहुत ही जल्दी, देखते हैं आगे क्या होता है। और हाँ, एक और बात बता देता हूं, मैं आज के टाइम पे किसी भी डेटा सेंटर कंपनी में नहीं हूं, बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग मी गुड अपॉर्चुनिटी। तो जरूरी नहीं है कि किसी सेक्टर को प्ले करना ही है, यू कैन अवॉइड इट इफ यू आर फाइंडिंग गुड रीजंस एल्सवेयर, ठीक है। दैट्स ऑल। वीडियो अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब करिए, बाय।